नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 6 का सिलेबस। ठीक है, वैसे पुस्तक के ऊपर सत्र 2019-20 लिखा है, लेकिन जो किताब का इंडेक्स होता है उसमें सिलेबस दिया रहता है। तो यहाँ पर जो सिलेबस है उसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि किस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार सिलेबस को अगर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, अपना जो भी विषय रहता है, चाहे वो विज्ञान हो, हिंदी हो, गणित हो, है ना, जिस भी विषय का सिलेबस का हम अध्ययन करते रहते हैं, अगर हम एक थोड़ा सा अपने में दिमाग में उसके सिलेबस या जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं उससे संबंधित जानकारी के बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाती है, तो उसको पढ़ना और समझना आसान हो जाता है ना। तो चलिए आज हम जो है इस कक्षा 6 के विज्ञान के सिलेबस के संबंध में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले इंडेक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए विषय सूची दिया हुआ है हमारा। इस विषय में कुल हमारे अध्याय कितने हैं? कुल अध्याय हमको पढ़ने हैं 16 अध्याय हैं यहाँ पे, है ना। तो 1 बाय 1 हर लेसन का जो है हम लोग थोड़ा सा देखते जाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग, और उसको जो है समझने में हमको आसानी हो, किस लेसन में हमको क्या करना है, इसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लेसन 1। लेसन 1 है हमारी पृथ्वी यानी जो अर्थ है जिस पर हम लोग रहते हैं, है ना। सारे लिविंग बींग्स जहाँ पर रहते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ पर रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं, यानी हमारी पृथ्वी पर रहते हैं। तो हमारी पृथ्वी का जो बनावट है ना, किस प्रकार का पृथ्वी का आकार प्रकार है, और जो अंतरिक्ष है, सौरमंडल है, उसमें पृथ्वी की क्या स्थिति है, वो कहाँ पर स्थित है, पृथ्वी के अलावा उसके आसपास के ग्रह कौन से हैं, पृथ्वी किस तारे से अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है ना, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, इस सब के बारे में जो है इस अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है और पृथ्वी पर जीवन के क्या क्या कारण हैं, है ना। जैसे पृथ्वी पर जीवन के क्या क्या कारण हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है, जल पाया जाता है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल तापमान भी उपस्थित होता है ना। तापमान उपस्थित है यहाँ पे, ये ज़्यादा सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है। तो हमारी पृथ्वी के बारे में जो है हम लोग इस सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे अध्याय 1 में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अध्याय 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अध्याय 1 में हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी जो है, जो हमारा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष मतलब जो हम लोग रात को अंधेरे में देखते हैं ना, बहुत बड़ा काला सा आसमान, है ना, तो वो जो आसमान है असल में वही हमारा अंतरिक्ष है, और वहाँ पे बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, है ना। तो इतने सारे ग्रहों, उपग्रहों और तारों के बीच में हमारी पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? हमारी पृथ्वी है सौरमंडल में, है ना। और जो हमारा सौरमंडल है उस सौरमंडल का क्या नाम है, और हमारे सौरमंडल में हमारा मुख्य तारा कौन सा है, ठीक है, इस सब के बारे में हमने अध्याय 1 में जो है पढ़ना है। ठीक, उसके बाद में चलिए देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 है हमारा पर्यावरण। ठीक है, जैसा कि अध्याय का नाम है हमारा पर्यावरण, हमारा मतलब हम जहाँ रहते हैं, मैं आप, है ना, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, हम सब जहाँ पर रहते हैं वहाँ हमारे चारों ओर की जो स्थिति है, जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण मतलब परितः आवरण, हमारे चारों ओर का आवरण। हमारे चारों ओर का आवरण क्या है? वायुमंडल है, धरती है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वस्तुएं हैं, ये सभी चीज़ें मिलकर हमारा पर्यावरण बनाती हैं। ठीक है, तो इस पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। एक बार थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या होते हैं। सजीव होते हैं। सजीव मतलब सभी जीव जंतु, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे चींटी हो, हाथी हो, है ना, वो सभी क्या है? सजीव हैं। और इसके अलावा कौन सी वस्तुएं होती हैं? निर्जीव वस्तुएं होती हैं। निर्जीव वस्तुएं कैसी होती हैं? निर्जीव घटक मतलब ऐसे घटक जिनमें जीवन नहीं होता है। सजीव और निर्जीव के मध्य में अंतर को हम कहाँ पढ़ेंगे? अध्याय 2 में पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण में। और सजीव निर्जीव घटक आपस में किस तरीके से अंतःक्रिया करते हैं, मतलब हम देख सकते हैं कि मनुष्य क्या है? सजीव है, लेकिन वो ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर करता है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, वो निर्जीव है ना। तो
मनुष्य को जीवित रहने के लिए एक निर्जीव पदार्थ यानी ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है, उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता। तो सजीव क्या कर रहे हैं, निर्जीव के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। उसी प्रकार से निर्जीव जो पदार्थ हैं, जैसे कि कोई पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे बोल रही हूँ, है ना, जल है जो, उसको क्या कहते हैं, सही स्थान तक पहुँचाने के लिए वो किसकी आवश्यकता पड़ती है, सजीवों की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरीके से यहाँ पर सजीव और निर्जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को समान बनाने के लिए सजीव अपनी जो ब्रीथिंग मतलब जब वो श्वास छोड़ते हैं, उच्छ्वास करते हैं, तो उच्छ्वास में क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर के बाहर करते हैं। तो इस तरीके से सजीव निर्जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं और निर्जीव सजीवों के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग हमारा पर्यावरण अध्याय में पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में। ठीक है, जो भोजन है वो ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। भोजन किसके लिए आवश्यक होता है, ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। और ऊर्जा को क्या कहते हैं, रिलीज़ करने के लिए सभी जीव जो है, एक जीव दूसरे जीव या पेड़ पौधे का भक्षण करता है। तो वहाँ पर जो ऊर्जा का क्रम बनता है, ऊर्जा के हस्तांतरण का क्रम, ऊर्जा का हस्तांतरण मतलब जो पहला जीव है वो दूसरे जीव का आहार बनता है। ठीक है, पहला जीव क्या बनता है, दूसरे जीव का आहार बनता है। मतलब पहला जीव मान लो एक पेड़ है तो, और दूसरा जीव एक खरगोश है, दूसरा जीव क्या है, खरगोश है। तो खरगोश क्या करेगा, उस पेड़ पौधे को क्या करेगा, खाएगा, तो भी वह जीवित रहेगा। तो यहाँ पर पहला जीव क्या बन रहा है, दूसरे जीव का आहार बन रहा है। तो इस तरीके से एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है जिसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उसी प्रकार से खाद्य जाल के बारे में भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस अध्याय में पर्यावरण के जो घटक हैं, जैसे जल है, वायु है, मिट्टी है, इसमें किस प्रकार से प्रदूषण आ रहा है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर अध्याय 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। उसके बाद में देखेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 है पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, अगर हम उनको रसायन की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में उनको देखते हैं, तो वो पदार्थ जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। चाहे वो जीवित मनुष्य हो या कोई निर्जीव पदार्थ हो, कोई पत्थर हो, है ना, कोई धातु हो, उसमें क्या कहते हैं, उसकी एक निश्चित प्रकृति होती है। और सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं वो किसी न किसी रूप से एक पदार्थ के द्वारा या बहुत सारे पदार्थों के समूह के द्वारा ही निर्मित होती हैं। तो पदार्थों की क्या क्या प्रकृति होती है, पदार्थ की प्रकृति के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे पदार्थ जो होते हैं उनकी प्रकृति को हम लोग 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होती है पदार्थों की भौतिक प्रवृत्ति, है ना, भौतिक प्रकार से पदार्थों को हम कैसे बांट सकते हैं। दूसरा होता है रासायनिक प्रकृति। ठीक है, तो भौतिक प्रकृति के आधार पे हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, जैसे पदार्थ ठोस, द्रव, गैस कैसी अवस्था में होते हैं, उसकी गंध कैसी होती है, उसका रंग कैसा होता है, इस प्रकार से जो है हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वो तत्व के रूप में होते हैं, यौगिक के रूप में होते हैं। इन सब की जानकारी जो है हम लोग अध्याय 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद में है अध्याय 4 पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, हमारे पास आसपास सजीव है, निर्जीव है, जो कुछ भी वस्तुएं हैं वो सभी किससे निर्मित है, रसायनों से निर्मित है। और मतलब वो किससे निर्मित है, पदार्थ से निर्मित हैं। ठीक है, तो जो 2 पदार्थ होते हैं जब वो आपस में मिक्स होते हैं या 2 पदार्थ यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं, तो उनको हम यौगिक के रूप में तो पृथक करना उनको बगैर केमिकल रिएक्शन के संभव नहीं होता है। लेकिन अगर वो पदार्थ आपस में मिश्रित हैं तो उनको हम किस प्रकार से पृथक्करण कर सकते हैं। ठीक है, तो पदार्थों के पृथक्करण के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। और ये पृथक्करण जो होगा वो हमको पढ़ना है भौतिक पृथक्करण। ठीक है, क्योंकि आप जो है क्लास 6 में पढ़ रहे हैं और हमको भौतिक पृथक्करण पढ़ना है। मतलब जो 2 पदार्थ, मान लो कोई 2 द्रव हैं, जैसे नींबू का रस है ना, और पानी है, तो वो दोनों को अगर हम आपस में मिक्स कर देते हैं उसको कैसे अलग करेंगे, या पानी के अंदर में शक्कर को मिक्स कर देते हैं तो शक्कर को और पानी को कैसे अलग कर सकते हैं, इस सब के बारे में हमको अध्याय 4 में पढ़ना है। उसके बाद में है अध्याय 5 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं प्रतिदिन। क्या क्या परिवर्तन होते हैं आप देखते हुए, दिन निकलता, रात को जो है ठंडी होती है,
दिन निकलता है तो धीरे धीरे ऊष्मा बढ़ने लगती है, दोपहर में गर्मी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उसी तरीके से वर्ष भर में देखें तो 3-4 महीने खूब ठंडी पड़ेगी, फिर 3-4 महीने बारिश होती है, फिर 3-4 महीने गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो सारे परिवर्तन होते हैं, है ना, वो परिवर्तन किस कारण होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्याय 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद में है अध्याय 6, इसमें है मापन। मापन किसे कहते हैं कि कोई भी वस्तु होती है, जब हम उसका आदान प्रदान करते हैं या उपयोग करते हैं तो एक निश्चित क्वांटिटी में, है ना, एक निश्चित मात्रा में हम उसको सही मात्रा में लें, इसको जो है हम लोग मापन कहते हैं। अब हम एकदम सही मात्रा वस्तु के कैसे नापेंगे? ठीक है, जैसे आपको बोला जाए कि 1 किलो शक्कर लेके आई, तो दुकान वाला आपको शक्कर, आप 1 किलो शक्कर मांगोगे उसको, तो वो आपको कैसे दे देगा? हाथ से ऐसे उठा के दे देगा, बोल देगा ये 1 किलो शक्कर है, तो आप उसको मान लोगे क्या? नहीं मानोगे। आप क्या बोलोगे? इसको तौलो, है ना। तो जो तौलने की क्रिया है वही क्या है? उसका मापन है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम लोग कपड़ा खरीदने जाए, 1 मीटर कपड़ा मांगोगे और वो दुकान वाले से बोलोगे मुझको 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो कितना भी कपड़ा आपको सीधे उठा के देगा, तो आप मानोगे क्या? नहीं मानोगे। आप बोलोगे इसको नाप के दो, है ना। तो वहाँ पे जो कपड़े को नाप रहा है वो क्रिया क्या है? मापन है। तो मापन के द्वारा जो है वस्तुएं जो होती हैं शुद्ध मात्रा में प्राप्त हमको होती हैं। ठीक है, अब नापने के लिए, है ना, कपड़े को नापने के लिए और शक्कर को तौलने के लिए वहाँ पर हमको जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, किस चीज़ से शक्कर को तौलेगा? तराजू और बाट से, है ना। बाट वहाँ पर एक जरूरी पदार्थ है, क्योंकि जो बाट होगा उसी की मात्रा के आधार पर निर्धारित होगा कि शक्कर कितनी है। आधा किलो का बाट रखेगा तो शक्कर कितनी आएगी? आधा किलो आएगी। 1 किलो का बाट रखेगा तो शक्कर कितनी आएगी? 1 किलो आएगी, है ना। तो वो क्या कर रहा है? बाट की तुलना में शक्कर को नाप रहा है ना। तो मापन किसे कहेंगे? जब हम एक निश्चित मात्रा, है ना, बाट 1 किलो का है तभी 1 किलो शक्कर तौली जा सकती है। ठीक है, तो एक निश्चित मात्रा की किसी पदार्थ के, है ना, कोई पदार्थ है उसकी एक निश्चित मात्रा के अनुपात में जब हम दूसरी वस्तु को नापते हैं, उस क्रिया को हम लोग मापन कहते हैं। ठीक है, तो मापन के बारे में हम लोग अध्याय 6 में पढ़ेंगे। उसके बाद है अध्याय 7, सजीवों के लक्षण एवं वर्गीकरण, है ना। हम लोगों ने अध्याय 2 में देखा था कि जितने भी जीव हैं उनको हम जितने भी पृथ्वी पर पदार्थ हैं उनको हमने 2 भागों में रखा, सजीव और निर्जीव। तो सजीवों में क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या सारे सजीव एक जैसे होते हैं? नहीं होते ना। देखो, पेड़ पौधों को भी हम सजीव मानते हैं, जिनको हम पादप कहते हैं। पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। इसमें सारे पेड़ पौधे आ जाते हैं, है ना। उसी तरीके से मनुष्यों को से लेकर चींटी तक जितने भी जीव हैं उनको हम क्या कहते हैं? जंतु कहते हैं। तो जितने भी सजीव हैं उनको हम 2 भागों में रखते हैं, पादप और जंतु। तो क्या पादप और जंतु यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु एक जैसे हैं क्या? नहीं है। जीव जंतु चल सकते हैं, पेड़ पौधे चल नहीं सकते। पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण वो हरे दिखते हैं, जीव जंतु ऐसे दिखते नहीं हैं, है ना। तो बहुत सारे अंतर हैं पादपों में और जंतुओं के अंदर। तो इनके लक्षणों का हम अध्ययन करेंगे कि पेड़ पौधों के अंदर यानी पादपों के अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं, जंतुओं के अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं। फिर जो पादप होते हैं वो भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। क्या सारे पेड़ पौधे एक जैसे हैं? है ना। कुछ पेड़ पौधे कैसे होते हैं? बड़े होने के बाद में बहुत बड़े वृक्ष में बदल जाते हैं, सालों तक जीवित रहते हैं। जैसे आपने आम का और बरगद का पेड़ देखा होगा, है ना। कई सारे आम और बरगद के पेड़ ऐसे होंगे कि आपके दादाजी ने लगाए होंगे, वो अभी तक क्या कहते हैं, वो पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ है, वो वैसे के वैसे ही बड़े से और हरे भरे आपको दिखाई देते हैं। जबकि उतने समय से काफ़ी सारे घास के जो छोटे छोटे पौधे होंगे वो उगे होंगे, कितने सारे नष्ट हो गए होंगे। तो सारे पादप का ना तो जीवन काल एक जैसा होता है, ना उनका आकार प्रकार एक जैसा होता है, ना उन पे लगने वाले फल फूल एक जैसे होते हैं, है ना। तो पेड़ पौधों में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें भी बहुत सारे अंतर होते हैं। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। किसमें? अध्याय 8 में, सॉरी अध्याय 7 में। और उसके बाद में जंतुओं में भी इसी प्रकार से बहुत सारे अंतर होते हैं। जैसे मनुष्य है और कोई चींटी है, ठीक है। तो मनुष्य और चींटी में कितना सारा अंतर दिखाई देगा, रंग का अंतर दिखाई देगा। फिर जो उनके चलने के अंग हैं यानी हाथ पैर आदि हैं उनमें अंतर दिखाई देगा, है ना। तो ये जो सारे अंतर हैं इनके बारे में हम अध्याय 7 में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में है अध्याय 8, सजीवों की संरचना तथा कार्य। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि पेड़ पौधे अलग प्रकार के सजीव हैं, जीव जंतु अलग प्रकार के सजीव हैं। तो उनकी रचना कैसी होगी, कैसी कौन कौन सी रचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक तो होगी बाह्य रचना,
बाहर से दिखने में वो कैसे लगते हैं बाहर से, है ना। और दूसरी होगी आंतरिक रचना। आंतरिक रचना का अर्थ यह है कि उनके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाएंगे, शरीर के अंदर के अंग जो क्या कहते हैं उनको जीवन जीने में सहायता करते हैं, जैसे पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है ना। जो सांस लेने के लिए जिन अंगों का वो प्रयोग करते हैं उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं, उन अंगों के समूह को। और भोजन को पचाने के लिए जिन अंगों के समूह का प्रयोग करते हैं उसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो इस तरीके से जो है सजीवों की संरचना और कार्य के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। अध्याय 8 और 9 को देख रहे होंगे आप लोग। अध्याय 8 और 9 का नाम सेम है, भाग 1 और भाग 2 लिखा है इसलिए क्योंकि भाग 1 में हम लोग पादपों की आंतरिक संरचना के बारे में और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, और उसी तरीके से अध्याय 9 है उसमें यानी कि सजीवों की संरचना के तथा कार्य भाग 2 में जो है हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में अध्याय 10 गति, बल तथा दाब। गति है ना, गति किसे कहेंगे, इसमें गति के बारे में पढ़ेंगे, बल के बारे में पढ़ेंगे और दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो गति किसे कहते हैं, तो गति किसे कहते हैं, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए हमको चल के जाना पड़ता है ना, थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या करोगे आप, मूव करोगे एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। मतलब स्थान को परिवर्तन करना। अब स्थान परिवर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, है ना, यानी चलना ही क्या है, गति है। तो गति के बारे में हम लोग अध्याय 10 में पढ़ेंगे। और बल, कोई भी जब हम कार्य करते हैं, जैसे आप अपना स्कूल बैग उठा के स्कूल जा रहे हो, है ना, तो स्कूल जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैग उठाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कुछ ताकत की आवश्यकता पड़ेगी ना, बैग उठाने के लिए आपको, है ना। और वहाँ पर मान लो आप बैग की बजाय एक 10 किलो का बाट उठा रहे हो, है ना, तो वहाँ पर आपको किसको उठाने में ज़्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ेगी, स्कूल बैग का भार 2-3 किलो होगा, है ना, और जो 10 किलो का बाट है वो ज़्यादा हैवी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 किलो का बाट उठाने में या आपका स्कूल बैग उठाने में किस में आपको ज़्यादा ताकत चाहिए, ठीक है, तो आप बोलोगे कि बाट उठाने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए, मतलब ज़्यादा बल की आवश्यकता है। तो कोई भी हम जब कार्य कर रहे हैं, है ना, बैग उठाना और बाट उठाना दोनों क्या है, कार्य हैं, और दोनों कार्य को करने के लिए हमको जिस ताकत की आवश्यकता है उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तथा दाब, दाब किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु के ऊपर में दबाव डाल के और उस वस्तु के स्थान को सीमित किया जाता है उसको हम दाब कहते हैं, ठीक है। तो गति, बल तथा दाब के बारे में जो है हम लोग अध्याय 10 में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद में है अध्याय 11 कार्य, ऊर्जा तथा मशीनें। हम लोगों ने अध्याय 10 में पढ़ लिया रहेंगे कि बल किसे कहते हैं, तो बल की सहायता से हम क्या संपन्न करते हैं, कार्य संपन्न करते हैं। बल की आवश्यकता हमें क्यों होती है, कार्य करने के लिए होती है। बहुत सारे कार्य करते हैं हम लोग, अगर हम शांति से बैठे भी हैं ना तो भी हम कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य करते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, है ना, ब्रीथिंग चलती रहती है ना, आंखें खोले हैं तो कुछ चीज़ को देख रहे हैं, उन सब के लिए हमको क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है शरीर के अंदर। तो कोई भी कार्य करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कार्य, ऊर्जा, और हमारी ऊर्जा की बचत करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन, है ना, आपकी मम्मी वॉशिंग मशीन का प्रयोग क्यों करती है, क्योंकि हाथ से कपड़े धोने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और मशीन कौन सी ऊर्जा से कपड़े धोती है, विद्युत ऊर्जा से धो देती है ना। तो कार्य, ऊर्जा तथा मशीन के बारे में अध्याय 11 में पढ़ेंगे। उसके बाद है अध्याय 12 प्रकाश, ठीक है। प्रकाश क्या है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, अध्याय 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। आसपास आप देखोगे कोई जैसे ही कमरे में लाइट बंद हो जाती है, क्या हमको कमरे में कुछ भी दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, और जैसे ही लाइट जलती है हम हर वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो क्यों देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश उपस्थित है। बल्ब हमको क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है ना। हालांकि वो कृत्रिम प्रकाश है, और सूर्य का प्रकाश कैसा प्रकाश है, प्राकृतिक प्रकाश है। तो हमारे प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कौन सा है, सूर्य है। और रात के समय कभी कभी प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कौन होता है, चंद्रमा होता है, ठीक है। तो प्रकाश 2 प्रकार का होगा, प्राकृतिक और कृत्रिम। और प्रकाश के कैसे कैसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में हम अध्याय 12 में पढ़ेंगे। फिर अध्याय 13 में क्या है, चुंबकत्व। चुंबकत्व मतलब जो चुंबक होती है, आपने देखा होगा अपने घर के आसपास चुंबक क्या करती है, कोई भी लोहे की वस्तु आलपिन आप चुंबक के पास ले जाओ वो क्या होगी, चिपक जाएगी। आपने देखा होगा घर में बिगड़े हुए स्पीकर या
ईयरफोन वगैरह होते हैं ना पुराने, तो उसके पास अगर आप पिन लेके जाओगे तो वो क्या करेगा, उसमें चिपक जाएगा। ये चुंबक के पास आप एक रुपए का कॉइन लेके जाओ और वो कॉइन भी क्या होगा, उसमें चिपक जाएगा। तो चुंबक के अंदर ऐसा क्या गुण है कि लोहे की वस्तु है उसमें चिपक रही है, उसके अंदर चुंबकत्व का गुण है। और इस चुंबकत्व के गुण के बारे में हम अध्याय 13 में पढ़ेंगे। उसके बाद है अध्याय 14, रेशों से वस्त्र तक पादप रेशे। ठीक है, हमारे जो कपड़े होते हैं, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे कपड़े हैं वो किस चीज़ से बने हैं, तो आप क्या बोलोगे, धागे से बनोगे। और अगर मैं बोलूं कि वो धागा किस चीज़ से बना है, तो आप बोलोगे कि हमको नहीं पता। तो वो धागा किससे बना है, रेशों से मिलकर बना है। और वो रेशे किससे मिलकर बने होते हैं, रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कई सारे रेशे हमें पादपों से प्राप्त होते हैं, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो हम पढ़ेंगे रेशों से वस्त्र तक, यानी रेशों से क्या बनाने हैं, वस्त्र बनाने हैं। और वो रेशे कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, हमें पादपों से यानी पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे पादप रेशों के बारे में तथा वस्त्र बनने की क्रिया के बारे में। उसके बाद है अध्याय 15। अध्याय 15 में है अपशिष्ट और उनका प्रबंधन। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आप एक चिप्स का पैकेट लेके आते हो, चिप्स का पैकेट तो जानते हो ना, जैसे बहुत सारे चिप्स आते हैं ना आजकल, क्या क्या अंकल चिप्स वगैरह। तो आप एक चिप्स का पैकेट लेके आते हो और आप चिप्स को खा लिए, और उसके बाद में चिप्स के पैकेट को क्या कर दोगे, फेंक दोगे, है ना, पैकेट को तो नहीं खाओगे ना। वैसे ही मान लो आप एक केला लाते हो, केला को खा लोगे, उसका छिलका को क्या करोगे, फेंकोगे। तो हम जब किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो उसका कुछ भाग ऐसा रह जाता है उस चीज़ का, ठीक है, जो हम उपयोग नहीं कर सकते। तो वही भाग क्या कहलाता है, अपशिष्ट कहलाता है। अपशिष्ट अर्थात कचरा, किसी वस्तु का किसी उपयोगी वस्तु का ऐसा बचा हुआ भाग जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जिसको हम फेंकते हैं कचरे के रूप में, वो क्या है, अपशिष्ट है। और अगर हम कचरे को कहीं भी फेंक दें, गली में फेंक दें, है ना, किसी अच्छे स्थान पर उसको कचरे वाले को ना दें, है ना, नालियों में फेंक दें, तो वहाँ पर क्या होगा, फिर वो नाली जाम हो जाएगी कचरे की वजह से और फिर बीमारी फैलना शुरू हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, उसको सही ढंग से फेंकने का प्रबंध करना है, कचरे को सही ढंग से निपटान करने का प्रबंध करना है। तो उसी को क्या कहते हैं, हम लोग प्रबंधन कहते हैं। यानी अपशिष्ट के बारे में जानना है, क्या क्या चीज़ें अपशिष्ट यानी कचरा होती है और उसका प्रबंधन किस प्रकार से करना है, उसके बारे में अध्याय 15 में पढ़ेंगे। सबसे अंतिम अध्याय है 16, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अभी देखिए कोरोना काल चल रहा है ना, तो स्वस्थ रहने के लिए, है ना, आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों को कोरोना हो भी जाता है, फिर भी वे आसानी से ठीक हो जाते। तो क्यों ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है। ठीक है, तो स्वस्थ रहना आजकल क्या है, बहुत ही जरूरी है। और स्वस्थ हम कब रहेंगे, जब हम स्वच्छ रहेंगे। तो स्वच्छ रहने पर ही स्वस्थ रहा जा सकता है। तो स्वास्थ्य की स्वच्छता के ऊपर निर्भर करता है। तो हम स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में अध्याय 16 में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से सिलेबस के बारे में हम लोगों ने एक शॉर्ट रिव्यू लिया है। और यहाँ पर जो है हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्रमशः इसी चैनल पर आपको इस कक्षा 6वीं का जो विज्ञान है उसके संबंधित सारे वीडियो क्रमशः प्राप्त होते जाएंगे। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है।